हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 घातांक के बचे हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन हम समझेंगे, उसके पश्चात आगे के प्रश्न को समझेंगे। मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। पहला और चौथा हमने समझ लिया था इसका। 3 इंटू 9 के पावर में 1/2 डिवाइड 9 के पावर में दिया है 3/2। हल ध्यान से देखेंगे, 9 के पावर में 1/2 है डिवाइड 9 के पावर में 3/2। आधार समान है और उनके घात अलग अलग हैं और बीच में जो है डिवाइड का चिन्ह है। तो इसमें हमें क्या करना है, सूत्र के अनुसार a के पावर में m डिवाइड a के पावर में n इज इक्वल टू a के पावर में m माइनस n। ठीक है, तो इसे सूत्र के अनुसार 3 इंटू 9 के पावर में 1/2, फिर डिवाइड का चिन्ह है इसलिए माइनस हो जाएगा, -3/2। ठीक, आगे हल कीजिए तो 3 इंटू, अब इस प्रकार 1/2 माइनस 3/2 को कैसे हल किया जाए, तो हर इसका एक समान है तो एक बार लिख दीजिए। ठीक है, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। और ऊपर के अंकों को जो करते हो लिखे, -3 में बन गया -2, 2 और 2 कैंसल तो -1। ठीक है, तो यहाँ पर 9 के घात में क्या लिखेंगे, ऋण 1। ठीक, तो 3 इंटू 9 को आप क्या लिख सकते हो, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर के घात में -1। क्लियर, क्योंकि 9 बराबर क्या 3 स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर 3 इंटू 2 को -1 से इंटू कीजिए -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर घात में क्या है, कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसका अर्थ हुआ 3 के पावर में 1 धन -2 को इसमें ऐड करना है। ठीक है, आगे 3 के पावर में 1 -2 से 1 को घटाओ तो 3 के पावर में -1, और 3 के पावर में -1 का अर्थ होता है 1/3, और यही इसका आंसर है। 1/3 क्या आंसर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है हमको। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, √81। ठीक है, 64 के रूट में 3, 64 के रूट में क्या है 3, कॉमा 512 के रूट में 9। तो बारी बारी से
इन सभी मानों का हल कीजिए, है ना, और उसका वैल्यू निकालिए। तो रूट 81 का अर्थ होता है 9 की घात 2, ठीक। रूट का अर्थ होता है 1/2, तो 9 की घात 2 के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, 1/2। 2 और 2 कट जाएंगे, ठीक है, क्या बचेगा, केवल 9। उसी तरह दूसरा वैल्यू है 64, यानी घन मूल 64, ठीक, क्योंकि रूट के ऊपर क्या है, 3 है, तो 3 वाले रूट को हम लोग क्या घनमूल कहते हैं, और 2 वाले रूट को हम लोग वर्गमूल कहते हैं, ठीक। 64 की घात में घन है, तो 64 को हम लोग 4 की घात 3 में लिख सकते हैं, ठीक है। जब 4 को आप 3 बार गुणा करो तो 64 प्राप्त होता है। रूट में 3, 4 की घात 3, और रूट को घात में लिखे तो 1/3, 3 और 3 कटेगा, केवल बचेगा 4। उसी तरह 512 रूट में 9, 512 को आप 2 के साथ एलसीएम ले, है ना, तो 2 की घात 9 बार 512 का इंटू हो, ठीक है, मतलब कि 2 का इंटू करोगे 9 बार, तब आपको 512 प्राप्त होता है। रूट में होगा 9। तो इस प्रकार 2 की घात 9 अपने जगह, रूट को घात में लो तो 1/9 इस प्रकार से प्राप्त। 9 और 9 कैंसल, केवल बचेगा 2, ठीक। तो सबसे छोटा क्या है, 2, उससे बड़ा क्या है, 4, और उससे बड़ा है 9। तो 2 किसका मान है, 512 का, लिख दीजिए, ठीक। फिर 4 किसका मान है, 64 का, फिर लेस देन, फिर 64 किससे छोटा है, 81 से छोटा है, तो यहां पर कुछ नहीं है, यानी केवल 2 है, और उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना। तो इस तरह रूट 81 सबसे बड़ा है। इन सब में कौन सबसे बड़ा है, रूट 81। अब इसमें बड़ा छोटा तो नहीं पूछा है, बस इसको हम क्या कहेंगे, आरोही क्रम कहेंगे, ठीक है। आरोही क्रम हमेशा छोटे से बड़ा लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 512 सबसे छोटा है, और उसके बाद फिर 64, और उसके बाद फिर 81 का रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा, दो 256 के रूट में 4, कॉमा 128 के रूट में 27, 7, कॉमा 1000 के रूट में 3। आरोही क्रम में निकालना है हमको, ठीक है, छोटे से बड़ा। तो हल करेंगे, पहला मान है आपका 256 के रूट में 4, ठीक है। 256 यानी कि 16 का वर्ग होता है 256, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 16 का वर्ग और रूट में 4, ठीक। तो इस प्रकार से 16 का स्क्वायर और रूट को यदि मैं चेंज करूं घात में तो 1/4, ठीक है। यहां से 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 16 के घात में 1/2, ठीक।
अब 16 को पुनः मैं चेंज कर सकता हूं 4 × 4 के घात में 1/2 बराबर इसको मैं लिखूं 4 का स्क्वायर और घात में 1/2। 2 और 2 कटेगा, केवल क्या बचेगा 4। 256 का मान क्या है 4। दूसरा पॉइंट 128 रूट में है 7। ठीक, 128 को 2 को यदि 7 बार गुणा करें तो 128 प्राप्त होता है। 2 की घात 7 √7 को आप 1 के बटे में लिख सकते हैं 1/7। 7 और 7 कैंसल, 2 बचे। तीसरा मान है 1000 का घनमूल। घनमूल जो का त्यों 10 की घात 3 लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि 3 शून्य है। ठीक, 10 की घात 3 ज्यों का त्यों, रूट को अब हटाए तो घात में 1/3 होगा। 3 और 3 कटेगा, केवल बचेगा 10। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा वैल्यू है 2, फिर 4 और फिर 10। तो इस प्रकार यहाँ पर मान रख सकते हैं 2, उससे बड़ा होगा 4 और उससे बड़ा है 10। 2 किसका वैल्यू है? तो 2 है 128 का, है ना। इससे बड़ा है 4। 4 किसका वैल्यू है? 256 का। फिर लेस देन, उसके बाद 10 किसका मान है? 1000। घनमूल 1000 का मान है। तो इस तरह ये क्या है आपका आरोही क्रम। और यही उत्तर है। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी करनी है और कौन सी नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, √8। तो √8 का मान क्या होगा जी? 2 की घात 3, यानी कि 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 × 2। तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं? √2 अपने जगह और √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 की घात 2, इस प्रकार। ठीक है, अब स्क्वायर और रूट, ठीक है, दोनों कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? √2 × 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2√2। तो यहां पर √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय है इसलिए करनी है। क्या है? करनी है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है घनमूल 64। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 की घात 3। ठीक, घनमूल में है तो 4 की घात 3, घनमूल को घात में चेंज करूं तो 1/3। 3 और 3 कटा, बचेगा 4। तो 4 क्या है जी? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसलिए करनी नहीं है।
करनी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 4। 5 के 4 में प्रश्न दिया है 5 धन √2। तो इसका हल आप समझेंगे, देखेंगे। चूंकि √2 एक अपरिमेय है। √2 क्या है? एक अपरिमेय है तथा 5 परिमेय है। 5 क्या है? परिमेय है। यहां समझेंगे परिमेय और ये अपरिमेय दोनों के बीच में क्या है? प्लस चिन्ह, अर्थात परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। बराबर क्या होगा? अपरिमेय। इसलिए ये क्या है? एक अपरिमेय है। क्या? 5 प्लस √2। इसलिए 5 प्लस √2 अपरिमेय है। ठीक, आगे समझेंगे। 5 प्लस √2 एक अपरिमेय है, इसलिए √5 प्लस √2 कर्णीगत राशि। देखिए, √5 प्लस √2 में कर्णीगत राशि एक अपरिमेय है, अतः यह कर्णी नहीं है। मतलब कि अभी ध्यान देंगे और इसको समझेंगे। ठीक, तो 5√2 एक अपरिमेय संख्या है और √2 प्लस √3 में 5 प्लस √2 में कर्णीगत राशि अपरिमेय है। अपरिमेय है, अतः यह कर्णी नहीं है। अतः 5 प्लस √2 में रूट कर्णी नहीं है। क्लियर? इसका अर्थ ये है ना, कि यदि किसी रूट के अंतर्गत कोई अपरिमेय संख्या हो तो वह क्या होगा? कर्णी नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पर भी एक रूट है ना, और रूट के अंतर्गत 5 तो एक परिमेय संख्या है, परंतु प्लस किया गया है √2 और √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि रूट के अंतर्गत एक अपरिमेय संख्या ऑलरेडी है, यानी √2 ऑलरेडी है, तो उसके ऊपर में यदि एक रूट और रहे तो कर्णी नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, अगर यहाँ पर 5 प्लस केवल 2 होता तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू √7 होता, ये एक कर्णी कहलाता। ठीक है, क्योंकि √7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 5 प्लस 5 क्या है? परिमेय संख्या है। 5 क्या है? परिमेय। √2 क्या है? अपरिमेय। तो इन दोनों का योग करें तो हमको अपरिमेय ही मिलता है। ठीक है, ये समझेंगे। तो इन दोनों का रूट किए हम लोग, योग किए तो 5 प्लस √2 क्या होगा? एक अपरिमेय होगा। किंतु
5 प्लस रूट 2 किसमें है, उसके ऊपर में भी एक रूट है, इसलिए कर्णीगत राशि अपरिमेय है, अतः कर्णी नहीं है, कर्णी नहीं है। ठीक है, तो ये मान आपका कर्णी नहीं है, ये इसका आंसर है। अब यदि रूट के अंदर कोई ऐसा रूट हो जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि रूट 4 होता, तो यहां पर ये क्या होगा, 4 धन 5 यानी 9 का पावर में रूट होता, ये क्या परिमेय संख्या हो जाता, परिमेय संख्या अर्थात तो कर्णी ये भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इसमें से समझे ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि दिया है रूट के अंदर 2 प्लस रूट 4, रूट के अंदर 2 प्लस रूट 4 घात में 1/5, सॉरी घात में 5। ठीक है, अब यदि यहां पर रूट को हटा दिया जाए, या उससे पहले आप रूट 4 को सॉल्व कीजिए, तो 2 प्लस क्या है, रूट 4 का अर्थ होगा 2, यहां से 2 और 2 4, और रूट में क्या है 5, तो ये क्या है रूट 4 है ना, अंदर रूट के अंदर 4, रूट में क्या है 5, तो इसका अर्थ क्या है 4 के पावर में 1/5, अर्थात यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये अपरिमेय है, और इसलिए ये रूट जो है 2 प्लस रूट 4 रूट में 5, ये बराबर कर्णी है, अपरिमेय है इसलिए कर्णी है। ठीक, तो इस तरह सभी क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं, और आपका ये चैप्टर घातांक समाप्त हुआ यहीं पर। अगली क्लास में हम बहुपद के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुपद को पढ़ना है, और ताकि मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊं तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक, तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।